मैं आपको बता दूं, उस मजिस्ट्रेट को मैंने कहा मधुमक्खी गौवंश इस सृष्टि पर नष्ट हो जाएगा, उसके लिए संसार पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। और आप ये किताब मेरे को दिखा रहे हैं, इसमें जो कानून लिखा है उस हिसाब से आप चलेंगे। ये गाय को कत्ल करने ले जा रहे हैं, उसके लिए मैं तो आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरी गाय को और गाय के वंश को न काटें। ये स्तंभ है, ब्रह्मांड के स्तंभ है, मधुमक्खी और गाय उसका वंश। तो वो मेरे को कहते हैं सर कानून के दायरे में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया तो मैं इनको जेल में डालूं। सर हमें बड़ा दुख हुआ। मजिस्ट्रेट को मैं बोला सर आज के बाद में मैं कोर्ट में कभी नहीं आऊंगा, जो करना है हम हमारे बलबूते पर करेंगे। उस दिन से मैंने कोर्ट में जाना बंद कर दिया। क्या किया, क्या कर रहा हूं वो नहीं बताऊंगा। उस दिन से कोर्ट में जाना बंद कर दिया। जब आपका दायरा कानून की माता की आंख पर पट्टी बंधी है, वहां गवाह साक्षी चाहिए। 8-10 साल तक केस लड़ो, एफआईआर करो, और उसके बाद में सजा होगी या नहीं होगी वो नहीं मालूम। जिसके पास पैसे का बलबूता है, बड़ा वकील है, वो दाव पेच खेलकर उसको छुड़ा देगा। इससे बेटर में कैसी क्यों कानून आज का ऐसा है, गवाह और साक्षी है, पैसा है तो आप जीतेंगे, अन्यथा 20 साल की उम्र में आप पेश कर दो कोर्ट में, सर मेरी जमीन का जायदाद का प्रॉब्लम है, बंटवारा कर दीजिए, आप मर जाओगे तब तक आपकी जमीन का बंटवारा कोर्ट करके नहीं देगी। आए दिन तारीख मिलती रहेगी। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आज कोर्ट के इस मंच पर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो अभियान मुखर्जी ने और अध्यक्ष जी ने उठाया है लोक मंच, उसके ऊपर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे कानून सब कुछ लिखा है उसमें, करने वाले ईमानदार होने चाहिए। इस लोक मंच के माध्यम से हमारे जो एडवोकेट हैं, जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सारे लोग उसमें से न्याय का काम कर सकते हैं। ये सभी लोग करें तो गौ गंगा गायत्री बच जाएगी, 84 लाख बच जाएंगे। ये मेरा आग्रह है। मेरा विषय बहुत लंबा था मैं, और मुझे इतनी आज्ञा थी। आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, चाहे यहाँ जज हो या एडवोकेट हो, कानून का दायरा बहुत बड़ा है। आंख पर पट्टी भले बंदी हो, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, वो पट्टी के पीछे आप सब लोग देख रहे हैं, न्याय करवाइए। पैसा धन दौलत यहाँ रह जाएगा और यहीं पर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। इसी बात के साथ मेरी वाणी को विराम दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा कैप्टन आनंद सिंह शेखर सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के विषय पर विशिष्ट वक्ता हमारे वरिष्ठ अनुभव से सारा लोग कहते हैं क्योंकि अतिशयोक्ति नहीं होगी, एडवोकेट रमेश धनखड़ा साहब से कि विषय पर अपना अनुभव परक प्रैक्टिकल व्याख्यान हम सभी को प्रदान करें। रमेश जी धनखड़ा साहब। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय समूह सिंह जी साहब, वकील साहब, सत्यनारायण सिंह जी साहब, सामने विराजमान भाई और बहनों, आज की ये संगोष्ठी न्यायिक सुधारों के विषय पर रखी है। और जब हम न्याय की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि न्याय का आधार क्या है, देश क्या है। आपने कहा कि हमारे देश का संविधान जनवरी 1950 में लागू हुआ। उस समय जब हमारा संविधान बना, कुछ लोग जानते होंगे, हम तो आजादी के बाद की पैदाइश है, पर आप में से कुछ लोग हैं जो जानते हैं, हमारे आपके अध्यक्ष महोदय हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जानते हैं कि उस समय देश की स्थिति कैसी थी। संविधान का ऑब्जेक्ट ये था कि जो व्यापक असमानता है
उस असमानता से धीरे 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 समानता की ओर बढ़ा जाए और लोगों को मतलब ये समानता की खाई कम हो, असमानता की खाई है वो कम हो और लोगों को जीने का अधिकार मिले। एक बहुत बड़ा संविधान में जो हमें एक अधिकार दिया है, आपने संविधान पढ़ा होगा हमारे देश का, उसमें मूल अधिकार दिए हैं, उसमें सबसे जो अहम अधिकार है लाइफ, राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का अधिकार। और इस जिंदा रहने के अधिकार की बहुत बहुत व्यापक व्याख्या हुई है। जिंदा रहने का मतलब एक सम्मान, इंसान की तरह जिंदा रहने का, जिंदा रहने का मतलब सम्मान पूर्वक जिंदा रहने का अधिकार, सम्मान के साथ। और सम्मान का क्या मतलब? सम्मान की रिलेटिविटी है। एक गांव में सम्मान का मतलब अलग है, शहर में सम्मान का अलग है, दिल्ली में सम्मान का मतलब अलग है, पर वो सम्मान सभी लोग सम्मान से रह सके, सारी सुविधाएं सबको मिल सके, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम की स्थापना की। न्यायपालिका, बहुत ज्यादा समय नहीं है, संक्षेप में ही बोलूंगा मैं। न्यायपालिका पर आए हम। इस देश को चलाने वाले मुख्य रूप से 3 आयाम है जिनका संविधान में विवरण है। विधायिका जिनका चुनाव हम करेंगे, कार्यपालिका जो विधायिकाओं से बन करके आती है, और न्यायपालिका। और तीनों को ये कोशिश की गई है कि ये स्वतंत्र संस्थाएं बनी रहे, अपने आप में कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं रहे। पर न्यायपालिका को एक विशेष अधिकार दिया गया है। वो अधिकार ये दिया गया है कि कोई भी सरकार या संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो इस देश के संवैधानिक ढांचे को के अनुरूप नहीं हो। जो देश के संविधान का मूलभूत ढांचा है उसके अनुरूप भी कानून बनाने का अधिकार है। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि बहुत से मामले के अंदर हम जाते हैं, सरकार ने एक कानून बनाया और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को गैर कानूनी घोषित कर देता है। जैसे ये अभी का मामला है, ये आपके चुनावी बॉन्ड वाला मामला, ये कानून बनाया उन्होंने और ये देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इनको कहा कि ये गैर कानूनी है, इसको ये वैधानिक तरीके का तरीका नहीं है, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अब न्यायपालिका के भी आयाम है। न्यायपालिका का सबसे सर्वोच्च स्थान है सुप्रीम कोर्ट, फिर हर राज्य के अंदर है हाई कोर्ट, फिर हर जिले के अंदर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और हर तालुके में है म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट साहब का कोर्ट। दुनिया में जब हम देखते हैं तो पर आबादी के हिसाब से कितने न्यायाधीश हैं, आप में से बड़ी आसानी से हम एक लेवल की तरह कह सकते हैं कि साहब आए और पेशी दे दी, पेशी दे के चले गए। ये पेशी कैसे दे देंगे? एक जज के कोर्ट में आप जाइए, उसके कोर्ट में आज 300 फाइल है। 300 फाइल एक जज पूरे दिन में कभी भी नहीं निकाल सकता। अगर एक 4 फाइल में गवाह, 10 फाइल में गवाह होते, 2 फाइल में गवाह होते, तो क्या क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जजेस की नियुक्तियां हो, ज्यादा से ज्यादा जजेस की नियुक्तियां हो। वो कोई बात नहीं करता, वो कहता सब कोर्ट में जाते प्रेसिडेंट से, अरे आप चुनाव आ रहे हैं, आप बात करिए सरकार से कि ये न्यायालय का विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से भाई कोई काम करने वाला काम 10 से 5 ही तो करेगा। मैं ये कहता हूँ आपको यहाँ मेरे को 40-42 साल हो गए वकालत करते हुए, यहाँ जितनी सबसे ज्यादा काम इस देश में कोई करता है तो जुडिशरी के लोग करते हैं। जुडिशरी का बाबू सुबह आकर के शाम को 7 बजे लेकर जाता है, जज यहाँ से सुबह 10 बजे से आकर के शाम को 6 बजे कर जाता है, और घर भी अपनी फाइलें लेकर के जाता है। तो फिर भी काम नहीं होता है, तो काम कैसे होगा? तो ये सुझाव रिपोर्ट भी होना चाहिए कि हम हमें सजेस्ट करें इस मंच के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा पोस्टिंग करें। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन किया,
विकेंद्रीकरण हुआ, पहले राजसमंद उदयपुर जिले में था और सलूमत भी उदयपुर जिले में था, जिले अलग बना दिए और जिलों के अलावा भी डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का जज कई तहसीलों में और उपखंड स्तर पर उसकी स्थापना की गई, पर उसके बावजूद भी वो उनकी संख्या बहुत कम है। तो जजेस पहला जो सुधार होना चाहिए वो ये है कि जजेस की संख्या आपको पॉपुलेशन के रेशियो के अंदर, जनसंख्या के अनुपात में जजेस की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, आप सब लोगों को ध्यान है कि इस इलाके में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला हुआ, आज यहां से फैसला हो गया, हमारे पास बहुत सारे मुकदमे हैं, आज यहां से फैसला हो गया, जोधपुर हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट के अंदर अपील आपने की और अपीलों में 40-50 साल तक नंबर नहीं आता। उसका कारण क्या है? वहां भी 50 जज है पूरे राजस्थान के हाईकोर्ट में, 50 में से 30 की नियुक्ति है, 30 की जज नियुक्त है और पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ अलग अलग तरीके का पैटर्न बदल रहे हैं, लाइफ स्टाइल बदल रही है हमारी लाइफ। पहले चेक होते थे, क्या चेक का मामला होता था? नहीं होता था। आज पारिवारिक न्यायालय का काम डिस्ट्रिक्ट जज अकेला देखता था, आज उदयपुर में 3 पारिवारिक न्यायालय है। तो आपके पारिवारिक डिस्प्यूट इतने बड़े, वो भी बड़े होते हैं। तो अब आप इस बढ़ती पॉपुलेशन में हाईकोर्ट को आपको दूसरी जगह की स्थापना करनी पड़ेगी। केवल जोधपुर में हाईकोर्ट से बात नहीं पड़ सकती, केवल जोधपुर में हाईकोर्ट रखने से बात नहीं हो सकती। आपको उदयपुर में भी और जहां हर डिवीजन में मैं जाऊंगा, हर संभाग के अंदर आपको हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक लोग आप देश के अंदर संसद को सुझाव देने के लिए लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन बनाते हैं। उस लॉ कमीशन की सिफारिश है कि आप अगर जोधपुर में हाईकोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ा देंगे तो उससे पार नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको बेंचेस बढ़ानी पड़ेगी। ये बात भी है कि सुप्रीम कोर्ट की भी बेंचेस बनाओ। सुप्रीम कोर्ट की भी अब ये बात चल रही है कि एक जगह नहीं 4 जगह, अभी तो 4 जगह के लिए तो सैद्धांतिक रूप से बात हो रही है। तो आपको एवेन्यूज बनाने पड़ेंगे। फिर जुडिशल लॉ, इसमें हमारा जो एक जजेस के साथ साथ जो दूसरा पक्ष आता है, हम वकीलों का आप वकील लोग समाज से ही निकल करके आए, पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आप यहाँ के लोकल एजेंट का हाथ देखिए, 40,000 रुपये जमा करो और डिग्री ले जाओ, 30,000 रुपये जमा करो डिग्री ले जाओ, 50,000 रुपये जमा कराओ डिग्री ले जाओ। अब इस तरह की डिग्री लेकर के तो लोग आएंगे, तो वो जो कैलिबर है, एक आज हमारे पास में, एक वकील के पास में आम आदमी हमें विशेषज्ञ मान के आता है कि आपको कानून की जानकारी है, पर अगर मेरे पास कानून की जानकारी नहीं है, मैं उल्टी सीधा राय दूंगा तो उसका पूरा का पूरा मामला खत्म हो जाएगा और एक अननेसेसरी लिटिगेशन शुरू हो जाएगा। और लंबे समय से जो हमने सुझाव दिया कि जो लीगल फ्रेटर्निटी है, वकील लोग हैं जो लॉ करके आ रहे हैं, उनका भी एक ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। उनका समय समय पर हम भी, जजेस भी समाज की सेवा नहीं कर रहा, वकील भी समाज की सेवा कर रहा है। जजेस के लिए आज एक जज को 3 लाख 4 लाख रुपए तनख्वाह करती है, वकील को क्या तनख्वाह करती है, वकील की क्या सुविधाएं आपको बनाई। तो आप एक सिस्टम में अगर न्याय दिलाने में वकील मदद करता है तो उसको मजबूत करने के रास्ते भी आपको निकालने पड़ेंगे कि कैसे उसको लॉ से एक्टिव किया जाए, स्किल से एक्टिव किया जाए, उसका इस तरह से बनाया जाए उसको कि वो
वो एक सही तरीके से एक मुवक्किल की पैरवी कर सके, सही तरीके से अपना पक्ष रख सके। तो इस तरह की व्यवस्था का भी हमको सुझाव देने की जरूरत है। और लोकल एजेंट जो बने हुए हैं, जहाँ पर लोग रेजिडेंट तैयार करते हैं, उनके अंदर भी सुधार करने की जरूरत है। तो हाईकोर्ट हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, कोर्टों की कोर्ट बढ़े, वकीलों का क्वालिटी वाला, ये सब सभी लोग बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। अभी मैं इतनी बात करूंगा, बहुत लंबा समय नहीं। धन्यवाद। सर ने मेरे अंतर्मन की बात को लिखने से पहले समझ लिया, बहुत बहुत आभार। और वास्तव में जो अनुभवी बात आपने कही, निश्चित रूप से हमारे लिए लाभदायी, और ये वो मक्खन है आज की हमारी कॉन्फ्रेंस का। इसके साथ ही मैं आग्रह करूंगा शंभू सिंह जी राठौड़ साहब से कि आप भी अपने अनुभवों के आधार पर कुछ ऐसी बातें बताएं कि न्यायिक सुधारों को किस प्रकार से शुरू कर सके। आदरणीय शंभू सिंह राठौड़ साहब। आदरणीय संपत जी, रामचंद्र जी साहब, रमेश जी, शेखावत साहब और सभी सम्मानित सदस्यगण और बहनें, रमेश जी ने बहुत ही न्यायिक सुधारों की दिशा में किस तरह से आगे बढ़ा जाए इस पर विस्तृत प्रकाश डाला। सवाल इसके साथ साथ एक और है कि जिस प्रकार की व्यवस्था दिन ब दिन खड़ी की जा रही है, उसकी तरफ हमारा ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज हम न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की बात कर रहे हैं, इनको हम चुन करके भेजते हैं। जब हम इनको चुन करके भेजते हैं तो ये केवल अपने हित के बारे में सोचना शुरू करते हैं। आम पब्लिक से उनका रिश्ता कट जाता है और उन्होंने एक लूट मचा दी कि हम पैसा फेंकेंगे और पैसे से हम वोट खरीद लेंगे। अब आप कल्पना कीजिए इस व्यवस्था में कैसे सुधार आएगा, कैसे हमारा संविधान बचेगा। एक तरफ ब्यूरोक्रेसी का नारा है कि हाफ द वर्क, डबल द पेमेंट, ट्रिपल द रिश्वत एंड टैक्स द पीपुल। आधा काम करो, आधा लटका के रखो। डबल द पेमेंट तनख्वाह हमारी इतनी कर दो, 2000 में जो आगे लगा उसको, जिसको 8000 रुपये मिलते थे उसको 2 लाख रुपये मिल रहे। अब ये जो भार है और ट्रिपल द रिश्वत जो काम के लिए जाएगा, जैसा कि अशोक जी ने कहा कि वो पेशकार अदालत में खुलेआम पैसा मांग रहा था, तो ट्रिपल द रिश्वत एंड टैक्स द पीपुल। वो अगर बैठा बैठा कहाँ टैक्स बढ़ो, कहाँ टैक्स बढ़ो, वो टैक्स बढ़ाने की क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसकी तनख्वाह बढ़ानी है। तो ये तीन का जो कोलिजन बन गया है, जब तक जनता जगेगी नहीं और जब तक ये तीन का कोलिजन, नेता, ब्यूरोक्रेट और कॉर्पोरेट घराने, ये तीनों का जो कोलिजन जो बना हुआ है, एक संगठन गिरोह बना करके और देश के संसाधनों को कैसे लूटा जाए, ये जो व्यवस्था, आपका संविधान, आपके कानून, कायदे सब एक टोकरी पड़े हुए हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत कड़वी है और केवल वो अपने इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। मेरी जनता कितनी बढ़नी चाहिए, जैसा रवि जी ने कहा कि वो इतना काम करते हैं, कराते हैं, लेकिन हमने वो टाइम देखा है कि वास्तव में जज फाइल घर लेके जाता था। आज बस्ता जज के घर नहीं जाता, वो घर तो अपना जाने के बाद तो देता है,
मेरा कोई ठेका है क्या, मैं यहाँ पर भी काम करूँ वहां पर भी काम करूँ, मुझे 10 से 5 काम करना है। तो ये जो उसका सोच, वो सोच कि नहीं, मेरे को जल्दी से जल्दी जो मेरे में विश्वास करके यहाँ पर आया है मैं उसको न्याय दूं। आज कौन जवाब दे है, कौन जिम्मेदार है? जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा कि 100 में 85 जन यहाँ निर्वाह कृषि पर कर रहे, अरे पाकर करोड़ों अर्ध भोजन शब्द आहे भर रहे, अरे जब पेट की नींद पड़ रही फिर और की क्या बात है, होती नहीं है भक्ति भूखे मुक्ति यह विख्यात है। अरे जब आज 6 महीने 4 महीने 3 महीने दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है, उसकी कुछ सुनने वाला नहीं। ये कौन सी डेमोक्रेसी, ये कौन सा प्रजातंत्र है? प्रजातंत्र वो था जब हमने एक समय देखा कि अभी नेता अपना झोला या लटकाए हुए कंबलियां डाली हुई और कलेक्टर के सामने बैठा रहता था। जो ही कोई पब्लिक किसी अपने काम के लिए आके उसके साथ जाता, कलेक्टर से बात करता, एसपी से बात करता, और यहाँ होता तो डीजे साहब से आकर के वो बात करता। जैसा इसमें ये प्रॉब्लम है, आप इसका साथ ये कीजिए। आज कहा आज सब कलेक्टर सुनी पड़ी, आज नेताओं के जो है दरबार सुनने पड़े। वो सब बस कि कैसे हमको वोट मिले और कैसे हम जीत के चले जाए, बस उसको इस बात की चिंता है। इसलिए इस चुनावी व्यवस्था में भी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की बात नहीं होगी, तब तक ये उच्छृंखलता उन्मादपन चलता रहेगा। इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। अशोक जी को इस पर विचार करना पड़ेगा। अगर इस पर विचार नहीं हुआ तो ये मदोमस्त हाथी की तरफ घूमते रहेंगे, आपको और हमको लंबे लंबे भाषण देते रहेंगे और झूठे झूठे आश्वासन दे करके इस बार ये नारा, उस बार वो नारा, इस बार ये नारा, और अपना काम चला लेंगे, नारों से काम चला लेंगे। काम करने की आदत खत्म हो जाएगी, जवाबदेही और जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये सब कसूर अपना है कि अपने इनके गिरेबान भी पकड़ रहे हैं कि आपने ये बात कही थी, आपने क्यों नहीं किया? आपको 10 साल दिए, आपको 15 साल दिए, आपको 5 साल दिए, आपने ये बात कही। जब तक सड़क पर वोट करके इनको पकड़ने की आदत नहीं डालेंगे आप, जब वोट भी बढ़ी, आज 500 रुपए का स्टाफ का 700 रुपए लग रहा है, यहाँ ले रहे हैं, हम स्वयं मजबूर होकर दे रहे हैं, हम बदली जाएंगे तो दे देंगे साहब आप 30 रुपए कम दे दीजिए। लेकिन जब 500 रुपए के स्टाम्प के ऊपर 170 रुपए वो टैक्स के नाम से मैं रजिस्ट्री करूंगा, वहां पर भी मेरे को देना है, मैं 500 रुपए का स्टाम्प खरीदूंगा तो वहां पर भी देना है, ये कौन सा न्याय? अरे कोई चीज का आप टैक्स बढ़ा रहे हो, वो टैक्स रेशनल तो हो, वो एक व्यक्ति देने की स्थिति में हो। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि व्यक्ति टैक्स पे करने की स्थिति में आए, उसके बाद आप उसको टैक्स लगाओ। क्यों नहीं हम इस टैक्सेशन का विरोध करें कि ये हमारे ऊपर तो गया था, थोपा गया है। आप में 1 रुपया कमाता हूँ 143 रुपए टैक्स दे रहा हूँ, 100 रुपए कमा रहा हूँ 143 रुपए टैक्स दे रहा हूँ। मैं अपना ईमान को कहाँ लेकर के घूमता फिरूंगा? मुझे बेईमान बनना पड़ेगा, मुझे गलत काम करने पड़ेंगे, गलत आचरण करना पड़ेगा, और मैं नहीं करूंगा तो मेरे काम नहीं होंगे। मुझे इस तरह के आचरण के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसलिए इस पर भी विचार होना चाहिए। जब तक इस टैक्स की बात को रोका नहीं गया, आप देखिए कोई कौन कहां उड़ रहा है, कौन कहां चल रहा है। अरे हमने तो वो समय देखा था, आज से जज ये है कोर्ट खोलने के पैसे सरकार को हम आप और हम लोग दे रहे, पेट्रोल का पैसा हम दे रहे। अरे कितनी सुविधा चाहिए आपको यार, एक इतना सा पेट है उसको भरना है, आपको 2 हाथ उठते लंबे दिए, 10 उंगलियां दिए, इस हाथ में इतनी ऊपर दिए कि आप 10 लोगों का पालन कर सकते हैं। फिर ये किस तरह के टैक्स क्यों, फिर इतनी तनख्वाहें क्यों? और जब आप इनकी तनख्वाहें कम होगी तो पब्लिक पर वो व्यय होगा, आम पब्लिक पर जो गरीब है, जो भूखी है, नंगी है, उसकी तरफ पैसा जाएगा। इसलिए इनकी तनख्वाहों पर अंकुश करो। नेता क्यों नहीं इनकम टैक्स देता? जब एक आम पब्लिक इनकम टैक्स देता है या जीएसटी देता है या 50 तरह के टैक्स दे रहा है, 500 रुपए के स्टाम्प के 670 रुपए दे रहा है, तो नेता क्यों नहीं? ये बात कौन उठाएगा? ये भी लोक अधिकार मंच के दायरे में आता है, उसको उठाना चाहिए। और ऐसे 50 स्थितियां हैं, 50 ऐसे काम है जो हम कर सकते हैं, लेकिन
वो ताकत चाहिए। आज वो ताकत नहीं है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि वो ताकत नहीं है। आज हमको 100 लोगों को इकट्ठा करने में पसंद आ जाता है। ये शो की यहाँ 10 बार चक्कर लगाए होंगे, आज हम यहाँ 30 लोग बैठे हुए हैं। क्यों? कि हर व्यक्ति अपनी रोटी की जुगाड़ में पेट्रोल भराना है। 1 लीटर तेल भरा रहा हूं मैं, उसमें 22 और 18 40 रुपए टैक्स दे रहा हूं। गाड़ी मैंने खरीदी 1.25 लाख रुपए टैक्स दे रहा हूं। गाड़ी सड़क पर निकाली टोल दे रहा हूं। खरीदी रोड टैक्स जमा किया। अरे आप कल्पना तो करो कि आपको कितना लूटा जा रहा है। क्या हम इस लूटने के लिए बने हैं? ये हमारी डेमोक्रेसी है, ये हमारा लोकतंत्र है कि हमारे कपड़े उतार के हमको सड़क पर छोड़ दिया जाए। जब तक आप लोगों में ये जागृति नहीं आएगी कि टैक्स कम करो, एक नारा टैक्स कम करो, हमको रोटी खाने दो, हमको कपड़े पहनने दो, हम जायज टैक्स देंगे, गैर जायज टैक्स का हम बहिष्कार करेंगे, नहीं देंगे। आप स्टाम्प लेने जाते हैं, आप 5 दिन इकट्ठा करके वहां बैठ जाइए, जगह जगह बैठ जाइए। अगर पुलिस वाला गलत करता है, पटदार गलत करता है, आसपास के 100 लोग वहां जाकर धरने बैठ जाइए। कोई तो आपको करना पड़ेगा, तभी तो आपके लिए सही रास्ते बनेंगे। लेकिन कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन सुविधा और सब चीजें हासिल जरूर करना चाहता है, ये तो नहीं चलेगा। जागरूक आपको भी होना पड़ेगा। अधिकार आपके लिए है तो सुधार भी आपको करने पड़ेगा। सुधार के साथ अधिकार मांगिए, कर्तव्य के साथ अधिकार मांगिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कृष्ण जी राठौड़ साहब। अखंड सत्य का आपने जो कि हम जैसा आपने खुद भी अनुभव किया होगा, दिल में आप इधर से वक्ता कह रहे हैं तो हमारे दिल में स्वीकृति होती है, हाँ सही कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं। तो ऐसा सत्य से पूर्ण चित्रण किया आपने, हमारी सफलता रही कॉन्फ्रेंस की। और एक और सत्य हमारा एक प्रयास था, जैसा हमारे रमेश जी सर ने कहा भी कि न्यायाधीशों पे भी बोझ है और अधिवक्ताओं पे भी बोझ है और सब मिलके ही न्याय व्यवस्था चला रहे हैं। और हमारा भी यही प्रयास था कि हम कैसे मिले, और उद्देश्य भी यही था कि न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की संयुक्त भूमिका। मैं विजय साहब को निमंत्रण दे रहे, उन्होंने प्रशंसा भी की, मेरी बात इसकी जरूरत है, आप करो, आप अच्छी बात है। मैं तो जयपुर में कॉन्फ्रेंस में हूँ, लेकिन मैं श्रीजन साहब को जरूर भेजूंगा। और फिर श्रीजन साहब को निमंत्रण भी गया, वो भी बहुत प्रफुल्लित हुए कि नहीं बहुत जरूरत है, अच्छा काम करने हम आएंगे। अभी जब हम उनको लेने गए तो स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, देखो बेंच और बाहर के रिलेशंस अच्छे नहीं है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। तो क्या आपको जिंदगी की चुनौतियां लेने का है? आज तो केवल डायग्नोस हुआ है, और डॉक्टर के पास भी जाते तो सबसे पहले वो डायग्नोस करता है, और जब डायग्नोस करके तो समस्या सामने आती है, फिर उसका समाधान शुरू होता है। तो ये भी एक समस्या आई है हमारे सामने। इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा, आज के हमारे इसके पहले की चूंकि अचानक कोई दुर्घटना घटी है, जो हमारे बार एसोसिएशन अध्यक्ष और महासचिव बाहर गए हैं, तो मैं आग्रह करता हूँ कि हम जो बैठे हुए हैं इनके भी हृदय की बात हम चाहते हैं कि नोट करें। और निश्चित रूप से लोक अधिकार मंच आपको विश्वास दिलाता है कि अब की बार इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में जो भी हमारे पास चीजें आएगी, उस पे लोक अधिकार मंच एक एक्शन प्लान बनाने वाला है, और उस एक्शन प्लान को समय में बांटा जाएगा। और निश्चित रूप से आप सबके जो बहुमूल्य अनुभव में विचार आए, उस पे लोक अधिकार मंच कार्य करने जाएगा। तो मैं आग्रह करूंगा मनोराज जी साहब से कि आप भी अपने अनुभव को साझा करें, विषय के अनुरूप, कि वर्तमान समय में न्यायिक सुधारों की कितनी आवश्यकता है, और इस पर आपकी क्या प्रकृति पर्यावरण केंद्रित मानव चिंतन भी कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं और काफी अनुभव है। मैं चाहूंगा कि अति संक्षिप्त रूप से आप अपने अनुभव रखें।
इसके बाद हम अध्यक्ष के उद्बोधन के साथ समापन करेंगे। माननीय मंच और सम्मानित साथियों, आज ये जो आयोजन रखा है और ये लोक मंच का जो आधार है धन जागृति के लिए, और धन जागृति के बिना कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमारा इतिहास है। जब तक लोगों को गलत क्या हो रहा है और सही क्या हो रहा है उसकी पहचान नहीं होगी, क्या जो हमारी सिस्टम चल रहा है, व्यवस्था चल रही, उसमें क्या ठीक चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसके बारे में हम विचार नहीं करेंगे, तब तक कोई प्रक्रिया न्याय की ना मतलब व्यवस्था ठीक होने की कुछ नहीं होगी। सारा का सारा झूठ चल रहा है और सारी व्यवस्था पे, सारे साधनों पे, सारे जो लोगों के विचारों के जो स्रोत हैं, उन सबको बंद कर दिया गया है। और इस बात पर हम आज विचार नहीं करेंगे तो कोई बात मान नहीं सकती। इस पर रमेश जी ने भी प्रकाश डाला है और सोनू सिंह जी ने भी कहा है। ये जो सिस्टम है पूरा वर्ल्ड ओवर का, उसको कंट्रोल जो कर रही है कॉर्पोरेट सिस्टम कर रहा है, उसमें 10% लोग 1% लोग है दुनिया के, और वो सारे साधनों पे, सारे देशों पे, सारी पार्टियों पे, और पार्टियों का अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे पर्दाफाश हो रहा है किस तरह से उनका मकसद काम कर रहा है, तो किस तरह से हमारे सिस्टम को अंदर से खोखला किया जा रहा है। तो इस मंच पे मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि अभी लोकसभा के चुनाव है, तो हम कोई एजेंडा जो भी पार्टियां मैदान में आ रही है, जो लोग खड़े हो रहे हैं, उनके सामने लोक अधिकार मंच की सबसे कोई एजेंडा पेश करते हैं। और ये है कि उनको वोट देने का उनकी जवाबदेही का सवाल है, अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। तो जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और विशेषाधिकार है उनके पास, जजेस के पास भी है, ब्यूरोक्रेट्स के पास भी है, और चुने हुए लोगों के पास भी है। वो विशेषाधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, वो खत्म किया जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट होना जरूरी है, जजेस का, चुने हुए लोगों का और ब्यूरोक्रेसी लोगों के प्रति जवाबदेह हो, ये अमेंडमेंट आना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कर्मचारियों की भी नहीं है, उनकी सियासत वाले अक्सर बढ़ते, जनता नहीं बढ़ती। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय के बाद है निवेदन ये कर रहा हूँ, ये सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है, फेल हो चुका है, और पूरी मानव जाति और जीव जगत मौत को तक कर रहा है। तो साइंटिस्ट दुनिया के चिल्ला के कह रहे हैं सारी सरकारों को, ये विदिन 10 ईयर्स बायोलाइफ पूरी खतरे में चली गई, और बचाने का उल्टा काम हो रहा है। इंजन जो विकास की जो प्रक्रिया है वो मौत की तरफ जा रही है। ये स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद प्रधान साहब। और अब मैं हमारी माता शक्ति में से भी आगे बढ़ना चाहूँगा कि कोई अपने विचार रखना चाहे तो 2-2 मिनट का समय ही, क्योंकि समय मर्यादा है, इसलिए 2-2 मिनट का समय हमारे लिए होगा कि अपने अनुभव की बात हमारे साथ साझा करें। ललिता जी वर्मा, बताइए। बदलते मुझे माता शक्ति की तरफ से 2 मिनट बोलने का दिया है। और वैसे भी हमारी सरकार हमें 33% का आरक्षण दे रहा था, अभी तक सभी पुरुष वर्ग ही बोल रहे थे, तो एक सवाल है कि हमको भी 2 मिनट का समय दिए गए। इस 2 मिनट में मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जो मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ जनों ने जो शब्द बोले हैं, उनको एक अगर करके हम बोलना चाहें तो एक कौन से मोटी व्यवस्था है। आज की जो न्याय व्यवस्था है वो इतनी कुटिल है कि जो छवि हमारे मन में बनी हुई है अधिवक्ता, एक न्यायाधीश के लिए, तो छवि पता नहीं क्यों नहीं भूमित नहीं होती। हमेशा मन में एक ही विचार आता है, एक काला कोट में देख करके अगर किसी को देख ले तो कहते काला कोट काला कानून, क्यों नहीं कि ये छवि हमारे मन से उतर रही है। इसी के बारे में मैं आपसे बताना चाहूंगी कि जो आज की नई जनरेशन है वो चाहती है कि समाज में बदलाव आए, न्याय व्यवस्था अच्छी हो और तुरंत न्याय की व्यवस्था की जाए। आज जो न्याय व्यवस्था है वो इस तरह की है कि एक घटना हो जाती है और वो घटना भी ऐसी होती है कि जिसको तुरंत ही
निवारण होना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका की जो व्यवस्था है उसके कारण कितने वर्षों निकल जाते हैं लेकिन वो न्याय नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? सही में जो आपने बताया था, धन्यवाद साहब ने बताया कि जो ये लोगों की भर्ती नहीं होती है, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई और भर्ती हो गई कम। सभी जगह ये व्यवस्था बहुत कम है लेकिन कार्य तो हो ही रहे। क्यों न्याय में क्यों इतना देर होती है? सारे व्यवहार हम सरकार की जितने भी विभाग गई है तो व्यक्तियों की कमी तो सभी जगह है। सभी लोगों के पास कार्य का भार है लेकिन कार्य फिर भी हो रहे हैं और जो व्यवसायिक कार्य जिस तरह से होते हैं वो तो होते ही है। तो न्यायपालिका की इसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो न्याय की व्यवस्था तुरंत होनी चाहिए। आज एक केस होता है उसका न्याय होता है 20 साल बाद, 25 साल बाद, जो कि वो बच्चे मर भी जाए, उसके माता पिता झूम के बिल्कुल मर ही जाए, वो उनके घर बर्बाद हो जाए लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। ये कानून की व्यवस्था है। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा केस मेरा अपना ही घर से बताती हूँ। मेरे पति की सरकारी कर्मचारी से सेवानिवृत्त हुए हैं और जैसे 9, 18, 27 इस तरह के केसेस होते हैं तो मेरे पति का शिक्षण हुआ और उस शिक्षण में उनको कि आपको ये वेतन वृद्धि ज्यादा दे दी गई है इसलिए आपको 35,000 रुपए आज से 20 साल पहले कि आपको 35,000 रुपए जमा कराने होंगे। उस समय करवा दिए। कोर्ट में उन्होंने केस कर दिया कि जो मेरा वेतन वृद्धि हुई है वो सही है। परसों सुबह जयपुर से फोन आता है कि आप उस केस को जीत गए हैं और आपको वो पैसा मिलता है। अगर वो 20 साल बाद वो केस जीतते हैं वो तो भूल नहीं गए कि इस तरह का कोई पैसा आ भी जाए। लेकिन कई परिवार ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वो व्यक्ति केस करके भूल जाता है लेकिन वो व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रहता, वो उसकी संतान को उसके बारे में पता ही नहीं रहता कि मेरे पिताजी ने क्या केस किया था और मुझे कहाँ से उस पैसे का वसूल करना है। तो इस तरह की न्याय व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए। मंचा सिंह से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगी कि जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है उसको तुरंत प्रभाव से संपादित किया जाए। इसी के साथ मुझे बोलने का मौका दिया गया है। धन्यवाद। हरीश जी स्वागत का 2 मिनट के लिए आमंत्रित है। ये भी हमारे उदयपुर के भगत सिंह है, लड़ने वाले सच्चाई के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संस्थापक। हरीश जी स्वागत का 2 मिनट। बहुत ही सार्वजनिक विषय है आज का जो अधिकार मंच का। न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए जाए, तात्कालिक क्या उपाय किया जाए कि व्यक्ति को सही समय पे निःशुल्क न्याय मिल सके और उसके जीवन में सही असर आ सके। हमारे घर के बेटे सभी वरिष्ठ जन राठौर साहब, नंदना साहब, हमारे शेखावत साहब, हमारे राष्ट्रमंत्री साहब, वकील साहब, जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जिस मजबूती से बात कही आज, वो उतनी मजबूती मुझे युवा वकीलों में नजर नहीं आती है। यह जरूर मुझे थोड़ी आश्चर्यचकित लगता है कि मैं हमारे जो मार्गदर्शक भी है नंदना साहब, उनसे कहना चाहता हूँ नंदना साहब कि ये आपने जरूर कहा कि हमारे न्यायिक कर्मचारी ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मतलब उनके पास काम का लोड ज्यादा है, ज्यादा जरूरत होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जज कभी फाइल को पढ़ता ही नहीं है। वो पहले दिन से अंतिम दिन तक जब तक फैसला नहीं लिखा जाता वो फाइल नहीं पढ़ता है। वो जब पुलिस वाला चालान लेके आता उस दिन भी एफआईआर को नहीं पढ़ता है। इस वजह से कई मासूमों को बेवजह जेल जाना पड़ता है। वो जवाबदेही है ही नहीं उनके अंदर। और रही बात अधिवक्ताओं की, हमारे देश में जब अंग्रेज न्याय जाए और जब अधिवक्ता लोग बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ी, उन्हीं लोगों ने आजादी की लड़ाई को शुरुआत की। और आज भी मेरा ये मानना है कि हमारे देश की लोकतंत्र की आजादी की लड़ाई हमारे देश के 15 लाख वकील ही आगे आकर, अधिवक्ता आगे आकर इस कीड़े को जिससे उठाएंगे, हमारा देश वास्तविक लोकतंत्र को प्राप्त करेगा और हमारा देश वास्तव में समृद्ध और विकसित भी बनेगा। हमारा देश की, मैं कई बार मैंने कहा यहाँ पे मैं 350 दिन यहाँ कोर्ट में आता हूँ साल में,
आखिर क्या बात है? क्योंकि मैं जानता हूं कि अधिवक्ता ही एक ऐसा व्यक्ति है इस देश में जो गलत को गलत कहने की ताकत रखता है, कि कुछ समझ सकता है। और मैं उन अधिवक्ताओं को सलाम करता हूं, और उन अधिवक्ताओं के लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। मेरे दिल में कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और जो आज भी समाज के विकास की, समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं। राठौर साहब ने बात कही, बहुत सार्थक बात कही, और मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि न्यायालय के फैसले आम जन के लिए लागू ही नहीं हो पा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट गए प्राइवेट स्कूलों की फीस की लूट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं हो रहा, तो उस फैसले की क्या वैल्यू? तो हमारे देश में जो न्यायपालिका है और न्यायपालिका के जो फैसलों का असर है, समय के साथ अगर लागू नहीं होगा या उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा, तो इससे ज्यादा विडंबना हमारे देश में नहीं हो सकती है। और मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण देकर एक लाइन में बात खत्म करूंगा कि हमारे उदयपुर में पूर्व राज परिवार के प्रमुख श्री महेंद्र सिंह मेवाड़, उनके पुत्र जो अभी विधायक बन चुके हैं, उनकी पुत्र वधू अभी जो एमपी का मतलब उनका वो लड़ रही है राजसमंद से। 40 साल से अगर ऐसे परिवार को भी न्याय नहीं मिला, तो आम आदमी न्याय का सोच ही नहीं सकता। ये न्यायपालिका हमारे जीवन में समय से न्याय नहीं मिलने का वजह से हमारा जीवन अधिकार में हो गया है। जब तक समय से न्याय नहीं मिलेगा, ये उजाला नहीं आएगा। हम उजाले के लिए लड़ेंगे, असली आजादी के लिए हमारी लड़ाई सतत जारी रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी। और अशोक जी सोनी से निवेदन करूंगा संक्षिप्त में बात रखें, इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के अध्यक्ष को उद्बोधन प्रदान करेंगे। अशोक जी सोनी। लोक अधिकार मंच का नाम लेने से पहले मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का नाम को आंदोलन करूंगा। मैंने महात्मा गांधी को नहीं देखा, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिन्होंने देश में क्या किया मेरे अध्यक्ष सब जानते हैं, और रमेश जी नंदना तो उससे काफी जुड़े हुए हैं। यहाँ इतनी बड़ी ताकतें बैठे हुए, मैं 30 साल से इस संगठन के बराबर जुड़ रहा हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? इसीलिए मैंने आज हमारा लड़का साहब कहा था कि आपके पास जो 3-4 पॉइंट आपने उठाए जो नहीं होने वाले थे वो कर दिखाया, तो वो आज मार्गदर्शन में इस कोर्ट में स्टाम्प पे लूट मछली में पहले भी आंदोलन चलाया था, काफी सफलता मिली। बीच में अनेक कारणों से मैं ठंडा हो गया, काम को शिथिल कर दिया, लेकिन कम से कम इस न्याय का एक पॉइंट रमेश सिंह, शंभू सिंह जी राठौर साहब और मंदनारी सिसोदिया साहब और ये हमारे जो साथी रोड आते हैं, वो कहते ये क्यों आते हैं? अरे इनकी मन पीड़ा है इसलिए आते हैं। अगर हमने अपने घर से स्टार्ट नहीं किया तो फिर ये मीटिंगों में जाना और राष्ट्र की तारीफ करना, तो काम करने की तारीफ करना पड़ेगा। मैं आज ये कह रहा हूँ कि अनिल गणेश जी बोले कोर्ट में तो नहीं कटे, हम खड़े होकर नहीं काटने देंगे, और बाहर कटे, पहाड़ों के आसपास के लोगों को अपन कह के आ जाए कि हमारा नाम पता है एड्रेस, अभी करके तो फोन करना, क्या मजा के भी काट देना। 21 लोगों की कार्यकारिणी राजस्थान लेवल की, यहाँ की, यहाँ 5 आदमी का भी मतलब अपने नंदवान साहब राठौर साहब का जोश और उत्साह इतना है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। हमारे पास लोग हैं, ये ताकत है, इस ताकत को उपयोग नहीं किया, लेकिन पिछली फसल से कोई उम्मीद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी बड़े जुझारू हैं क्योंकि ऐसे व्यक्तित्वों को देखकर हमारे को अवसर मिलता है। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए एडवोकेट संपत लाल नड्डा साहब। और आपके लिए एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आमतौर पर अधिवक्ताओं की क्या इमेज है ये समझते हैं मन में, ये कहने का विषय नहीं, लेकिन आज हमारे अधिवक्ताओं के लिए भी एक गौरव की बात है कि ऐसे अधिवक्ता जिनके पास एक अवसर आया था कि वो जज बन सकते हैं, इंटरव्यू तक पहुंच गए थे और प्रस्ताव आया था कि इतने पैसे आप जमा कराओ और आपकी नियुक्ति जज में, तो आपके एक मित्र ने तो कर दिया था वो और जज बन गए, लेकिन आपने अपने सिद्धांतों की खातिर उसको मना किया और आपके रिश्तेदारों ने कहा पैसे मैं दे रहा हूँ, तू तेरा कुछ नहीं है, बस तो वहां कर दे, लेकिन फिर भी उनको भी रोका नहीं करने का। आज के अधिवक्ता के रूप में ईमानदारी से अधिवक्ताओं का गौरव बनाना हो, ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में नड्डा साहब। आदरणीय मंच शेखर साहब, रमेश चंद्र नंदवाना साहब,
शंभू सिंह राठौर साहब, इस हॉल में मौजूद समस्त मेंबर नागरिक, महिला बहनों, माताओं, लोक अधिकार मंच की इस मीटिंग में मुख्य बात यह है, आज का जो माहौल है, आज का जो राजनीतिक माहौल है, उस राजनीतिक माहौल में जिस जोश की आवश्यकता थी वो जोश खत्म हो गया है। इसीलिए पूर्व वक्ता ने जो बात कही थी कि आज कलेक्ट्रेट खाली पड़ा है, कोई आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। राजनीतिक दल सिर्फ अपने मत कैसे प्राप्त करें, सत्ता कैसे प्राप्त करें, केवल उस उद्देश्य तक सीमित हो गए हैं। इसलिए लोक अधिकार मंच की आवश्यकता है उन मुद्दों को उठाने के लिए जिन मुद्दों के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थवश नहीं उठा पाती। लोक अधिकार मंच की स्थापना इसीलिए की गई है, ऐसे मुद्दे जो जनहित से संबंधित है, जो जनता को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं, उन मुद्दों को लोक अधिकार मंच उठाता है। सफल रूप से उनका क्रियान्वयन कैसे हो उसके लिए कार्य करता है। और इसी वजह से लोक अधिकार मंच एक प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य करता है। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है वो अच्छे से जानते हैं कि प्रेशर ग्रुप का कितना महत्व होता है। आज सब राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए, एक सांप नाथ है, दूसरा नागनाथ है। हम किसकी बात कर रहे हैं, किससे आशा रखें? और उस समय में लोक अधिकार मंच एक आशा की किरण के रूप में कार्य कर रहा है। और मुझे इस बात का गर्व है कि लोक अधिकार मंच ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजसमंद जो हमारी प्रयोग स्थल है वहां पर हमने काफी कार्य किया है और काफी हमारे अचीवमेंट्स हैं। मैं आपको उसके विस्तार में नहीं जा करके आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर मैं सीधे ही आकर के आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या आवश्यकता है आज की मीटिंग की। व्हाट इज द नीड, क्या जरूरत है हमारे को विचार करने की कि न्यायिक कार्यों में सुधार कैसे हो। अधिवक्ता, जजेस, बेंच और बार किस तरह से न्यायिक व्यवस्थाओं में सुधार के लिए संगठनात्मक रूप से कार्य कर सकते हैं। बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि आज यहाँ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब ने पहले हाँ कहा फिर ना कहा। मैं तो ये कहता हूं अगर आपके जीवन में भी जो इस हाल में मौजूद है व्यक्तियों के लिए, इफ यू वांट टू से नो देन डोंट से यस। अपने जीवन में यदि आपको ना कहना है कभी भी हाँ मत कहो, और यदि हाँ कहते हो तो उस पर अडिग रहो। आज हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं, सुबह सुबह जाकर के जिनको नमस्ते करते हैं, वह जज के सीट पर बैठे हुए व्यक्ति यदि इस प्रकार की बात करेंगे, पहले हाँ फिर ना, आप बताओ हम किससे उम्मीद करेंगे? क्या हम इस प्रकार के क्वालिटी के पर्सन्स को पसंद करेंगे? ये बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। आप ये कहकर के मना करते हो कि सर बार और बेंच के संबंध अच्छे नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये दोपहर के बाद ऊपर गए, क्या बार और बेंच के संबंध दोपहर के बाद खराब हुए? क्या आप मुझे निमंत्रण पत्र देने गए थे तब आपको इस बात का एहसास नहीं था कि साहब हमारे बार और बेंच के संबंध अच्छे नहीं है, आई विल नॉट कम। स्टेप फॉरवर्ड। आप कहो ना अपने जीवन में डरते क्यों? कोई बड़े चुटकुलों में तो आपको खा जाएगी क्या? या लोक अधिकार मंच आपको कुछ बिगाड़ लेगा क्या? ये हमारा एडवोकेट साथी है, मैं शंभू सिंह जी राठौर साहब को काफी वर्षों से जानता हूँ। मैं इनके साथ में हाईकोर्ट आंदोलन में राजभवन का प्रतिनिधित्व मैंने किया। मैं आपको जुजर को जानता हूँ, रमेश चंद्र जी मेमोरा साहब को जानता हूँ, मैं उदयपुर बार एसोसिएशन की ताकत को जानता हूँ, पूरे संभाग को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आप बार एसोसिएशन उदयपुर कोई आह्वान करती है तो आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि बार एसोसिएशन राजभवन बिना कोई प्रश्न किए उसको क्रियान्वित कर देते। अभी आपने 3-4 दिन तक स्ट्राइक का बात कहा कंडोलेंस के पॉइंट पर। हमारे यहाँ पर बिना मीटिंग हुए आपके आदेश को फॉलो किया। बार एसोसिएशन राजसमंद गर्व के साथ, बार एसोसिएशन उदयपुर के साथ कंधे से कंधा मिला करके बार एसोसिएशन
उदयपुर में हाईकोर्ट के लिए जब आंदोलन किया तो हमने पूरे पौने 3 महीने तक आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया। और बार एसोसिएशन राजसमंद की जितनी भी मीटिंग्स थी उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन बराबर होता है। आज न्यायिक कार्यों में सुधार के लिए मैं आह्वान करना चाहूंगा, यदि अभी अध्यक्ष महोदय और सेक्रेटरी महोदय यहाँ पर नहीं है तो किसी आवश्यक कार्य से चले गए, मैं आह्वान करना चाहूंगा बार एसोसिएशन उदयपुर का कि आप ये पीड़ा उठाएं कि न्यायिक कार्यों में सुधार कार्य होना चाहिए और क्या क्या सुधार कार्य होने चाहिए। मैं संक्षिप्त चीज आपको बताता हूँ। एक चीज, हमारे यहाँ के जितने भी एडवोकेट न्यायिक अधिकारी बनते हैं या जज बनते हैं वो आपके जिले में नहीं रह सकते, उनका अपॉइंटमेंट आपके जिले में नहीं हो सकता। नंबर साहब मेरे को बताओ ये नियम हाईकोर्ट में लागू क्यों नहीं हो रहा है? और ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार का कारण है। आज राजस्थान उच्च न्यायालय में जो एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं हाईकोर्ट में जज बन जाते हैं, उसी प्रीमिसेस में आप जज बने हुए, आपके ऊपर वो प्रिंसिपल क्यों नहीं लागू होता है जो डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर लागू होता है, जो सिविल जज में लागू होता है? आप सिविल जज को तो ये समझते हो, एक डिस्ट्रिक्ट जज को ये समझते हो कि ये पक्षपात करेगा, व्यक्ति वही है। यहीं से डिस्ट्रिक्ट जज ने हाईकोर्ट जाकर के जज बन गए। क्यों नहीं इस प्रश्न को उदयपुर बार एसोसिएशन उठाए? और ये जो अंतर जज की जो प्रॉब्लम है, ये जो करप्शन की जो प्रॉब्लम है, उसके मूल जड़ में ये है। मनाराम रानी साहब आप बताओ मेरे को, ये बात सत्य है या नहीं? क्या अंतर जज की बड़ी बड़ी नहीं करती? क्या वहां पर बेंच का चेहरा देख करके नहीं प्रेजेंटेशन किया जाता है? हम जाते हैं एडवोकेट के पास, वो कहते हैं बेंच अच्छी नहीं है, वो वाली बेंच है तो क्या है? हम बड़े बड़े सुधारों की बात कर रहे हैं, आप छोटे सुधार की बात करो। आपको हाईकोर्ट जज बनना है, गो फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम राजस्थान। क्या इंटरेस्ट है आपको यहाँ रहने का? आपका ऑफिसेज यहाँ है, आपके ऑफिसेज में कैसे चल रहे हैं? और फिर आपके ऑफिस का व्यक्ति नहीं आएगा, किसी थर्ड व्यक्ति खड़ा होगा, इस प्रकार की बात हो रही है, कौन जिम्मेदार है? हु इज रेस्पॉन्सिबल? क्या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने वाला है? ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। दूसरा, आज हम लोग देख रहे हैं न्यायिक कार्यों की सुधार की जो बात होती है, उस न्यायिक कार्य के सुधार में पहले पहले था कि 3-3 साल की प्रैक्टिस, एडवोकेट प्रैक्टिस होना जरूरी था सिविल जज अपॉइंटमेंट के लिए। आप मेरे को बताओ, आज मैं किसी सिविल जज की या किसी न्यायिक अधिकारी की इंटेलिजेंस पर कोई आक्षेप नहीं लगा, परंतु प्रश्न यह है, बिना एडवोकेट प्रैक्टिस किए, बिना कोर्ट का चेहरा देखे, आप केवल मात्र किताबी ज्ञान के आधार पर मजिस्ट्रेट बन जाते हो और 6 महीने 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप सिविल जज की चेयर पर बैठ जाते हो। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ, ये जो नए आने वाले अधिकारी होते हैं उनको एबीसी नहीं आती, उनको एक एंट्री देने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, एक नया एडवोकेट आपके पास आता है कोर्ट में और उसके पास एक नया मुकदमा है और वो एडवोकेट जाकर के सिविल जज के सामने कहता है, सर मेरे को पेशी जल्दी दे दो। वो कहता है नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, गिड़गिड़ाना पड़ता है पेशी के लिए और किसी तरह से आपको नोटिस इशू करवा दिए। अब एड इंट्री तो भूल जाओ, एक्सपायर्ड की एड इंट्री तो भूल जाओ, वो तो सपना हो गया। लेकिन नोटिस इशू होने के बाद एड इंट्री पर सुनवाई के लिए वो जज उसको इस बात का नॉलेज नहीं है कि एड इंट्री देते हैं, वो कहते हैं सब रिप्लाई आने दो। और एक जज तो ऐसे थे हमारे यहाँ पर जो मेरे अनुभव में आया, 5 डिफेंडेंट है, हाईकोर्ट की एक रूलिंग आई, जो मूल वर्ग में डिफेंडेंट है उनको टीआई में भी डिफेंडेंट बनाया जाना जरूरी है। आपने सबको परफॉर्मर डिफेंडेंट उनको भी आपने टीआई में डिफेंडेंट बना दिया, उनकी तामील नहीं हुई। और जिस व्यक्ति के खिलाफ आप एक स्टे मांग रहे हो, इंटरडिक्टेशन मांग रहे हो, मतलब इनका जो दूसरे परफॉर्मर डिफेंडेंट है उनकी तामील से आपको कोई लेना देना नहीं है। हमने इसके बारे में बनाया है कि ये मूल वर्ग में पक्षकार थे, फिर भी जज कहता है कि साहब उनकी तामील कराओ, तब हम एडमिट
आप मेरे को बताओ, क्या कठोरता में पहले होता था ऐसा? क्या कभी कोई जज इस प्रकार की बात करता था कि नहीं साहब उनकी तामील करो, परफॉर्मर डिपेंडेंट की तामील करो, तब हम 18 मिनट को सुनेंगे? तो क्या इस प्रकार की बात हो सकती थी? तो ये दूसरी चीज, न्यायिक अधिकारी जो भी अपॉइंट होते हैं, न्यायिक अधिकारी के लिए इस प्रकार का प्रतिबंध लागू किया गया है। आपका चयन होता है और आपको 3 साल की या कम से कम 1 साल 1.5 साल कुछ तो क्राइटेरिया तय करो कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कोर्ट में, आपको अनुभव होना चाहिए कि कैसे मुकदमे आ रहे हैं, किस तरह के मामले हैं। और यदि आप इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे तो जो हम हालात अभी देख रहे हैं, जो न्यू पीढ़ी है जिनके पास बड़ी मुश्किल से इस प्रकार के मुकदमे आते हैं, वो क्या करेंगे मेरे को बताओ। तो बड़ी मुश्किल वाली स्थिति पैदा हो रही है। कुछ अभी समयाभाव है, आगामी कार्यक्रम को शुरू होने वाला है, तो हम लोग मैं अपने भाषण को लिमिट करता हूं। जो संक्षिप्त चीज है वो मैं कहने जा रहा हूं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जो डिले बार-बार जो वक्ता थे, उन्होंने ये बात कही थी, डिले डिफीट्स द इक्विटी, कि जब न्याय प्राप्त होता है तब तक तो खत्म है। तो यहाँ 2 चीज पर उससे हो सकता है कि बहुत सारे एडवोकेट मेरी बात से सहमत नहीं हो, लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहूंगा क्योंकि मैं भी उसी पेशे से संबंधित हूँ, मैं भुगत रहा हूँ, देख रहा हूँ, अपनी पीड़ा को मैं इस रूप में व्यक्त करता हूँ। आपके यहाँ पर जो कंडोलेंस मीटिंग होती है, कंडोलेंस मीटिंग पहले 11:30 बजे होती थी, फिर 1:30 बजे होने लगी, और आज भी बेंच और बार के रिलेशंस खराब होने की वजह से ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। इस नोटिफिकेशन जारी हुआ और उस नोटिफिकेशन की वजह से जजेस ने आना बंद किया, और ये प्रॉब्लम होने की वजह से तो हमको कंडोलेंस की जो पूर्व स्थिति थी, पहले जो संख्या थी वो कम थी, एडवोकेट की संख्या कम थी, तो हम आराम से कंडोलेंस कर पाते थे। आज संख्या बढ़ गई है, आपके यहाँ पर 2,500 का एनरोलमेंट, तो हम लोग सामान्य रूप से पूर्व की जो परिस्थिति चली आ रही थी उस पर हमको रिव्यू करना चाहिए, और उस कंडोलेंस के बजाय आप रेफरेंस करो 4 बजे। दूसरा, आपका जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक के ऊपर भी आपको मनन करना पड़ेगा। किस तरह से हम स्ट्राइक को परिभाषित कर सकते हैं, किस तरह से हम स्ट्राइक क्यों करना है, कैसे करना है, किस सीमा तक करना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम हो रही है, डिले की प्रॉब्लम, ये भी एक कारण है। तीसरा है आपके लोक अदालत। आज सारे जजेस, सारे न्यायिक मजिस्ट्रेट लोक अदालतों के पीछे पड़े हुए हैं, और जो भी बात आता है, एक जज एक क्लाइंट जो आता है मारपीट कर, जिसने थापड़ खाई हुई है, मारपीट की हुई है उसके साथ, उसको कहते हैं कि समझौता कर ले, तो क्लाइंट क्या कहते हैं आपको पता है? डॉक्टर साहब, ये जज साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ये सामने वाले से मिल गए क्या? आप मेरे को बताओ, क्या इस प्रकार की लोक अदालत बड़ी मुश्किल से जब आपके पास मामला आएगा, आप न्याय करो, आप अधिक से अधिक कोर्ट की स्थापना करो, अधिक से अधिक जजेस की नियुक्ति करो, आप क्यों इस प्रकार की बात करते हो? तो यहाँ इस प्रकार की बात है कि हमारे को अधिक से अधिक अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, अधिक से अधिक कोर्ट खुलनी चाहिए, और इसके अलावा ये जो एक लास्ट बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, रेवेन्यू के मामलों में जो डिले हो रहा है, उस डिले में एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उस एडमिनिस्ट्रेशन को आपको जो आ रहे जो रेवेन्यू अदालतों के जो मामले हैं वो सिविल में देने पड़ेंगे। आप सभी व्यक्तियों ने मुझे शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आप सीधे सभी का धन्यवाद है, और मैं चाहूंगा एक बार लास्ट ग्रुप फोटो हो जाए, और मैं अतिथियों से जो बाहर इंतजार कर रहे हैं, हार्दिक क्षमा के साथ आमंत्रित करते हुए हमारा कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। आप बता रहे हो एक लोक अधिकार ग्रुप फोटो हो जाता है। हाँ भाई साहब, लोग खींचा बाबूजी पाचे ना, बाबू साहब पाचे ही जाओ, एक बार जय घोष के साथ समाप्त आप पाचे ही जाओ थोड़ा सा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। एक मिनट रुको।
आप या तो आगे बचे रहो या एक मिनट बचे जाओ। अरे एक मिनट फोटो लेवा दो ना, फोटो लीधो ही नहीं है, फोटो तो लीधो ही नहीं है। अरे आगे आता तो किस तरह लेते और अभी आपने मोबाइल में